जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित है, यानी पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था, पंचायती राज के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा, भारत के मंदिर गांव में बसते हैं। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है दोस्तों। और अगर आत्मा को शुद्ध साफ ना किया जाए तो क्या शरीर संतुलित रूप में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा दोस्तों। इसीलिए पंचायती राज का जो उद्देश्य था, भारत की आत्मा यानी गाँव को स्वच्छ, साफ और विकास की ओर ले जाना था दोस्तों। इसी दिशा में एक प्रयास था हमारे विद्वताओं का कि पंचायती राज का विकास किया जाए, महात्मा गांधी के विचारों को सार्थक दिशा दिया जाए दोस्तों। तो आइए देखते हैं पंचायती राज में क्या था और क्या है दोस्तों। अब ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज पंचायती राज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पंचायती राज, आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर क्या है, इसके विभिन्न अनुच्छेद के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, पंचायती राज यानी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट दोस्तों। एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट, अगर लोकल में गवर्नमेंट जोड़ दिया गया, स्थानीय सरकार का मतलब यही होता है कि उन्हें कुछ अधिकार, राइट दिए जाते हैं कि खुद से कुछ नियम लागू कर सकें, कुछ कंडीशन अप्लाई कर सके गांव में। ठीक, विभिन्न कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, स्थानीय सरकार में दो सरकारें हैं, पंचायती राज और नगर निगम। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है पंचायती राज और नगर निगम स्थानीय सरकार में। तो मेरा जो टॉपिक है पंचायती राज का है दोस्तों। मैं आपको आज पंचायती राज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पंचायती राज की। इसका अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। अर्थ क्या है इसका? अर्थ जानते हैं। अर्थ है दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है दोस्तों। पद्धति है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति है। भारत के सभी राज्यों में, देखिए इसका और उद्देश्य क्या जान लेते हैं। देखिए, भारत के सभी राज्यों में लोकतंत्र का निर्माण है। भारत के सभी राज्यों में लोकतंत्र के निर्माण हेतु जमीनी स्तर पर कार्य होगा। जमीनी स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकास किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो उससे क्या होगा? समाज संतुलित रहेगा, लोकतंत्र का निर्माण होगा। तो राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु, सीधे सीधे हम लोकतंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र के निर्माण हेतु दोस्तों। ठीक, तो इसे स्थापित संसद करती है, राज्य विधानसभा करती है। तो आइए देखते हैं राज्य विधानसभाओं के द्वारा इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन दिया रहेगा संसद, राज्य विधानसभा और तमाम। तो राज्य विधानसभा इसका आंसर होगा। राज्य की विधानमंडल द्वारा पंचायती राज की स्थापना की जाती है दोस्तों। राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित, राज्य विधानसभा द्वारा इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि किस संशोधन के तहत इसे स्थापित किया गया। तो दोस्तों, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों इसे स्थापित किया गया पंचायती राज के रूप में दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसकी स्थापना के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, जिन्होंने कुछ सिफारिशें की कि इस प्रकार से पंचायती राज होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए, पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में इसे स्थापित किया गया था। इसे बनाया गया था कि आप बताइए इसमें कौन कौन से सुधार करने चाहिए जिससे बेहतरीन विकास की ओर काम किया जा सके दोस्तों। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ सिफारिशें दी। उन सिफारिशों के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ते चलेंगे और डिटेल में बात करता चलूंगा दोस्तों, नोट करते जाइए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत
मेहता समिति कब बनी? 1957 में दोस्तों। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी इन्होंने सिफारिशें दी दोस्तों। इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। 3 स्तर पर, देखिए 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना। इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आइए देखते हैं, लिखता हूँ, आप नोट करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला क्या है? ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। ठीक, पंचायत समिति। तीसरा इन्होंने सुझाव क्या दिया? जिला स्तर पर जिला परिषद दोस्तों। जिला स्तर पर क्या? जिला परिषद। इन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और क्या कहा इन्होंने? कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव, इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष, लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत का, पंचायत समिति के जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। जिला पंचायत और पंचायत समिति का चुनाव कैसे होगा? पंचायत समिति के जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा दोस्तों। इनके सुझाव यही थे। इन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए। और क्या सुझाव दिए आइए देखते हैं। इनका और क्या सुझाव था? ये तो था पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और ग्राम पंचायत का चुनाव दोस्तों सभी। और क्या सुझाव दिया? इन्होंने कहा कि सभी योजना और विकास के कार्य पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को सौंपना चाहिए दोस्तों। इनका कहना था कि सभी योजना और विकास के कार्य, सभी योजना और विकास के कार्य इनको सौंप देना चाहिए। दोस्तों। और क्या कहा? इन्होंने कहा कि सभी योजना और विकास के कार्य इनको सौंप देना चाहिए। और कहा गया, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं, आप लोग इसे नोट करते जाइए दोस्तों। अब इसे मिटा देता हूं। इन्होंने कहा कि इनको पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए, जिससे कि ये अपना कार्य, पंचायत समितियां अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक कर सके दोस्तों। पर्याप्त स्रोत मिलेगा तभी तो बिना धन के कोई कार्य हो सकता है, बताइए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था? कि इनको पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए दोस्तों। क्या कहा था? मैं फिर से लिखता हूं, बलवंत, जिसे ये आपको पता रहे। और बता दिया है। और आगे लिखता हूं, क्या कहा था? कि इनको पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए। पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए दोस्तों। और क्या कहा गया था? कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिलाधिकारी होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। ने कहना था कि जिला परिषद का अध्यक्ष आपका जिलाधिकारी होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें क्या क्या था। ये थी बलवंतराव मेहता समिति के विभिन्न सुझाव दोस्तों, ये बलवंतराव मेहता समिति के विभिन्न सुझाव दिए थे। अब इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर दोस्तों कि कहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी स्थापना की दोस्तों। उसके बाद कहाँ पर लागू हुआ था ये? उसके बाद लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है पंचायती राज का, ठीक है। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है दोस्तों। इसके बाद से विभिन्न राज्यों ने अपनाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए इसके विभिन्न अनुच्छेद हैं, देखिए इसके विभिन्न अनुच्छेद। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब अनुच्छेद के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों, ठीक। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अब इसके जो अनुच्छेद हैं, इसे भाग 9 देखिए, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में इसका पूरा वर्णन है दोस्तों। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद का वर्णन किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला। देखिए पहला अनुच्छेद 243 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा है। क्या है? पंचायत की परिभाषा। पंचायत की परिभाषा आपका अनुच्छेद 243 में है दोस्तों। दूसरे में क्या है? दूसरा है आपका अनुच्छेद 243 ए। 243 ए में क्या है? अनुच्छेद 243 ए दोस्तों। अनुच्छेद 243 ए में आपका ग्राम सभा है दोस्तों। क्या है? ग्राम सभा है। कि ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए कहता है कि ग्राम सभा की स्थापना होनी चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 243 ए में कहा गया है कि ग्राम सभा एक होनी चाहिए, ग्राम सभा का निर्माण होना चाहिए। तीसरा है आपका कि अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी में क्या कहा गया है दोस्तों कि पंचायतों का संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंचायतों का संविधान होना चाहिए। क्या कहा गया है कि पंचायतों का 243 बी में कहा गया है कि पंचायतों का संविधान होना चाहिए। पंचायतों का एक संविधान होना चाहिए 243 बी में कहा गया है। 243 सी में कहा गया है आपका, क्या कहा गया है 243 सी में? 243 सी में क्या कहा गया है दोस्तों कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पंचायतों का गठन की बात की गई है दोस्तों। पंचायतों का गठन होना चाहिए। पांचवा अनुच्छेद 243 डी में क्या कहा गया है? सीटों का आरक्षण, डी में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 243 डी में कहा आरक्षण होना चाहिए दोस्तों। महिलाओं के लिए, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण होने की बात की गई है 243 डी में, इसीलिए आरक्षण आपको देखने को मिलता है दोस्तों। सीटों का आरक्षण की बात की गई है 243 टी में दोस्तों। 243 ई में क्या कहा गया है दोस्तों? 243 ई में कहा गया है पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है कि कितना कार्यकाल होना चाहिए। 243
अनुच्छेद है 243 ई। 243 में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। पंचायतों का कार्यकाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों के कार्यकाल यानी 5 वर्ष का होता है। तो उसी को जो इसके विभिन्न अनुच्छेद हैं 243 ई में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल होना चाहिए। और 243 एफ में क्या कहा गया है दोस्तों, बताइए। अनुच्छेद 243 एफ में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 243 एफ में कहा गया है सदस्यता से अयोग्यता। कौन सा सदस्य किस कारण से अयोग्य होगा दोस्तों? एफ में कहा गया है सदस्यता से अयोग्यता। सदस्यता से अयोग्यता, कौन सा सदस्य किस कारण से अयोग्य होगा, इसकी बात इसमें की गई है, पूरी डिटेल में चर्चा की गई है दोस्तों। अब आइए देखते हैं 243 अनुच्छेद 243 जी के बारे में दोस्तों। एफ के बाद जी ही आएगा। अनुच्छेद 243 जी में क्या कहा गया है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, उनकी शक्ति और क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में बात किया गया है। पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के बारे में दोस्तों। पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के बारे में बात किया गया है दोस्तों, ठीक है। और 243 एच में क्या कहा गया है? आर्टिकल 243 एच में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 243 एच, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। पंचायत जो होती है, जो ग्राम पंचायत होती है या ब्लॉक पंचायत होती है, मिल करके आपस में विधान बना करके, नियम बना करके वो कर आरोपित कर सकते हैं गांव की जनता पर या उस क्षेत्र की जनता पर दोस्तों। मतलब यही जो राइट है उन्हें दिया गया है कि वो कर आरोपित कर सकते हैं आप पर अपने अनुसार। तो कर पंचायतों के करारोपण की शक्ति है दोस्तों, करारोपण शक्ति है दोस्तों। पंचायतों की करारोपण की शक्ति है 243 एच में। ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंचायतों के करारोपण की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 243 एच में है दोस्तों। अब अनुच्छेद आता है कि अनुच्छेद 243 आई में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 243 आई में कहा गया है कि वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए पंचायत समितियों के, जो पंचायत होती हैं, उन्हें वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए क्या होगा? अगर समीक्षा के लिए वित्त आयोग होगा दोस्तों। वित्त आयोग की स्थापना कौन करेगा, हमें बताइए आप। वित्त आयोग की स्थापना करेगा राज्यपाल दोस्तों। पंचायत समिति के लिए कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। अब अनुच्छेद 243 जे पर आते हैं दोस्तों। 243 जे, अनुच्छेद 243 जे में क्या कहा गया है कि पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों के लेखा, अकाउंटेंट जानते हैं, लेखा का अंकेक्षण दोस्तों, ठीक। अब आर्टिकल अनुच्छेद 243 के में क्या कहा गया है? 243 के में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव की बात की गई है, यानी पंचायतों के चुनाव का किस प्रकार से तरीका होगा, कैसे चुनाव होगा, तो सारा डिटेल अनुच्छेद 243 के में कहा गया है। पंचायतों का चुनाव दोस्तों, पंचायतों का चुनाव, पंचायतों के चुनाव की बात की गई है 243 के में, पंचायतों के चुनाव की बात की गई है 243 के में। अब बताइए कि अनुच्छेद 243 एल में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 243 एल में क्या कहा गया है कि संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा पंचायत, पूरा जो पंचायती राज है संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा, संघीय क्षेत्र पर लागू होगा दोस्तों। कहाँ लागू होगा? संघीय क्षेत्र पर लागू होगा। एल 243 एल में संघीय क्षेत्र पर लागू है दोस्तों। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है 243 ए के बारे में, ओ के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। 243 ओ, 243 ओ में क्या कहा गया है बताइए? संघीय क्षेत्र पर लागू होगा। 243 एल में कहा गया है, अनुच्छेद 243 एल में कहा गया है कि चुनावी मामले में न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। यानी पंचायत से संबंधित जो चुनावी मामले होंगे उसके न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उस पर रोक लगाया गया है इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 243 के तहत चुनावी मामले में रोक है दोस्तों। चुनावी मामले में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चुनावी मामले में न्यायालय पर
रोक है अनुच्छेद 243 के अनुसार चुनावी मामले में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें न्यायालय कोई दखलंदाजी नहीं करेगा दोस्तों, ये अपना निपटारा स्वयं करेंगे, ठीक, या किसी और के माध्यम से। लेकिन चुनावी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप है 243 के अनुसार। तो ये थे विभिन्न अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, पेट के अभी जो एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया था, ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया। अब मैं अगली वीडियो में आपको नगर निगम के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो खुश रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।